लेकिन हत्यारा जिम का सबसे अच्छा दोस्त था। जिम द्वारा वर्णित घटना के अनुसार उस समय वह और छोटा पॉन्ड स्कूल के बाद एक साथ घर लौट रहे थे, लेकिन छोटा पॉन्ड ने अचानक उसे पीछे से चाकू से मारा। वह पूरी कोशिश कर रहा था, छीन ली और पूछा कि छोटे मोटे ने ऐसा क्यों किया, लेकिन छोटे मोटे ने ध्यान नहीं दिया और फिर से झपटा। वह उस समय बहुत डर गया था और घबराहट में उसने छोटे मोटे को चाकू से घायल कर दिया। पुलिस ने छोटे मोटे के बैग में एक चित्र पुस्तिका भी पाई जिसमें हिंसा से भरे हुए कॉमिक्स थे, जिन पर लिखा था कि वह कुछ नापसंद करने वाले सहपाठियों से बदला लेना चाहता है। पुलिस को संदेह हुआ कि छोटे मोटे में हिंसक प्रवृत्ति हो सकती है, पर छोटे मोटे और जिम सबसे अच्छे दोस्त थे। वो क्यों करना चाहता था? चर्चा ने गंभीर कदम उठाया। घर लौटने में डॉक्टर ने बेटे की चोट देखी और अचानक बेटे पर सवाल उठाया। अब कई वर्षों के फोरेंसिक अनुभव के आधार पर वो जानता था कि उसका बेटा जिम सच झूठ बोल रहा है। फिर वह स्कूल के अपराध स्थल पर वापस चला गया। अपनी सामान्य अपराध शैली के माध्यम से निर्धारित कर सकता था कि बेटा जिम सच में झूठ बोल रहा था और अपराध की शैली उसके जैसी ही थी। डेक घबरा गया। उसने महसूस किया कि उसके बेटे ने उसके अंधेरी पक्ष को विरासत में लिया है। इस तरफ जिम स्कूल के बाद घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता डेक ने उसके शयन कक्ष में छिपाई हुई चाकू खोज ली थी। डेक चाहता था कि बेटा खुद स्वीकार करे कि उसने झूठ बोला था। वास्तव में वह मोटू को चाकू से घायल करने वाला था, लेकिन ये बात जिम को तुरंत गुस्सा दिला गई। उसने अपने पिता को दोष देने लगा क्योंकि जिम ने छोटू को चाकू मारा। इससे भविष्य में सभी ने बचाव पाया। इसलिए सहपाठी मानते हैं कि जिम एक हीरो उसकी लगातार तारीफ करते रहे, यहाँ तक कि महिला सहपाठियों की प्रशंसा भी मिल गई। शराब के नशे में उसने सहपाठी द्वारा दी गई छोटी गोली को खुशी से स्वीकार कर लिया। उसे पुलिसकर्मी पॉल से यह भी पता चला कि फिलहाल इस दवा के कारण 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस को पहले ही विक्रेता का नाम पता चल चुका है और वह जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और वह सहपाठी जिसने जिम को छोटी गोली दी थी उसे भी सजा मिलेगी, क्योंकि उसका बेटा लगभग मर चुका था। इस समय उसका मन नियंत्रण में नहीं रह सका। वह जानता था कि उसे अपनी तरीके से इस तरह के बदमाशों का सफाया करना चाहिए। इसके बाद वह पशु चिकित्सालय पहुंचा। उसे संदेह हुआ कि उसने दवा विक्रेता को सजा देने के लिए अपनी मुट्ठियों का उपयोग किया। इसके बाद उसे पहुंचने वाले पॉल ने रोक लिया। फिर दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पॉल ने दवा विक्रेता से पता लगाया कि वह सिर्फ एक सप्लायर था और इस छोटी गोली को बनाने वाला कोई और था। पुलिस से पहले उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए डर्क ने पुलिस दस्तावेज में दर्ज पते को चुपके से देखा और फिर तुरंत कार चलाकर उस दवा की फैक्ट्री पहुंच गया। वह खिड़की से चुपचाप घर में घुस गया और पहले से तैयार रखी हुई कि अपराध साधन। फिर उसने गहरी सांस ली और प्रार्थना की कि पुलिस के आने से पहले वह उस कमीने को निपटा दे। जैसे ही कमीना ध्यान नहीं दे रहा था, उसने तुरंत सुई से कमीने को पंक्चर कर दिया। जब वह नीच व्यक्ति बेहोशी से जागा, उसने खुद को एक पटरे पर बंधा हुआ पाया। डेरेक ने गुस्से में उसे बताया कि उसका बेटा छोटी गोली लेने से लगभग अपनी जान गंवा बैठा था, इसलिए नीच व्यक्ति को अपनी हरकतों की सजा भुगतनी होगी। मगर जैसे ही वह छुरा उठाकर कार्रवाई करने वाला था, उसने देखा कि पॉल पहले ही वहां पहुंच चुका था। इसलिए उसने एक तेज तरीका अपनाया। फिर उसने एक चम्मच बासी स्टार्च लिया और उसे नकली दवा बेचने वाले के नाक में डाल दिया। कुछ ही देर बाद अब धोखेबाज के साथ संबंध नहीं रखना चाहती। ये सुनकर डेरेक ने भी समझदारी दिखाई। दोनों ने अंत में शांतिपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया। बाहर जाते समय डेरेक की मुलाकात महिला पत्रकार से हो गई। उसने सोचा क्या यह दूसरी तरफ से हो सकता है? नहीं जानता कि मामले का हत्यारा कौन है, इसलिए वह अपनी पहचान नहीं जान सकता। लेकिन वह अचानक इस छोटे से शहर में आया। क्या वह अमीर व्यक्ति की गुमशुदगी में रुचि रखता है? लेकिन आखिरकार किसने लिसा को उसके अतीत के बारे में बताया? वास्तव में सूचना देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा जिम था, क्योंकि बीती रात जिम ने शराब पीकर नकली दवा खाई थी। छोटी मैंने सुनने के बाद यह खबर अपनी माँ को बता दी और उसकी माँ ही डेक की प्रेमिका लीसा थी। लीसा ने सुनने के बाद तुरंत इंटरनेट पर खोज की, जिससे उसे डेक की असली पहचान पता चली। इसलिए वह बहुत गुस्सा हुई और डेक से ब्रेकअप करने का फैसला किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महिला पत्रकार वाकई में अमीर व्यक्ति की बात के लिए आई थी। उनकी बातचीत को साफ साफ सुनने के लिए टर्क बार काउंटर तक गया, नाश्ते का ऑर्डर किया और अपने फोन को चार्ज किया। फिर दूर बैठकर उन पर नजर रखी। दोनों के जाने के बाद वह जल्दी से काउंटर पर गया और फोन उठा लिया। उसने दोनों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। फिर वह कार चलाकर पीछे लग गया। रिकॉर्डिंग के माध्यम से महिला पत्रकार और लीसा उस होटल में गई जहां अमीर आदमी ने कहा था कि उसका बेटा रुका हुआ था, लेकिन उसका बेटा वहां रुका ही नहीं था। अमीर आदमी ने यह सुनकर कहा कि उसने सच में झूठ बोला था। उसने पहले पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसका बेटा बैंक को मार चुका है। बस इतना ही जानता था कि उसका बेटा रात भर घर नहीं आया था। बाद में बेटा घर वापस आया और यह जानकर कि सभी लोग बर्फीले तूफान में उसकी तलाश कर रहे थे, वो तुरंत छुप गया। इसलिए पुलिस को उसे फिर से खोजने में मेहनत न करनी पड़े। बेटे ने झूठ बोल दिया कि वह शहर के होटल में रह रहा है। इस समय उसका बेटा शहर के बाहर एक लकड़ी के मकान में छिपा हुआ था। डेक को यह सुनकर पता चला कि अमीर आदमी फिर से झूठ बोल रहा है, क्योंकि अमीर आदमी के बेटे को उसने पहले ही जला दिया था। देखते हुए अमीर आदमी ने महिला पत्रकार को लेकर कहा। एक छोटे से लकड़ी के घर में डरक जानता था कि महिला पत्रकार की हालत खराब हो सकती है। धनवान व्यक्ति झूठ बोलकर कहता है कि उसका बेटा अंदर छिपा हुआ है। जब महिला पत्रकार ने सुना तो उसने भी सोचा कि वह फू अर्दाई से एक बार मुलाकात कर ले, लेकिन फू हाउ ने कहा कि उसका बेटा अब मेरे लिए नहीं है। केवल डर्क ने एक मोड़ लिया और दरवाजा खोल दिया। आशा के अनुसार कमरे में कोई नहीं था। उसने यह भी देखा कि दरवाजे का ताला केवल बाहर से बंद हो सकता है। वह जानता है कि फू हाउ के पास निश्चित रूप से कोई गुप्त रहस्य है। इसके बाद वह कमरे में घूमने का नाटक करता है।